केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बची हुई परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी गई है। ये परीक्षाएं 1 जुलाई से शुरू हो रही हैं। आज ट्विटर के माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने डेट शीट की जानकारी दी और इसी के साथ उन्होंने कहा, प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी से सीबीएसई की 12वीं की बची हुई परीक्षाओं की डेट शीट साझा कर रहा हूँ। मैं आप सभी को आगामी परीक्षाओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। उनकी दी हुई जानकारी के अनुसार पूरे भारत में होम साइंस का एग्जाम 1 जुलाई को 10:30 बजे होगा। सभी परीक्षाओं का समय एक ही रहेगा। हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर का एग्जाम 2 जुलाई को होगा। 7 जुलाई को इन्फॉर्मेटिक्स न्यू, कंप्यूटर साइंस न्यू, इन्फॉर्मेटिक्स ओल्ड, कंप्यूटर साइंस ओल्ड और इंफॉर्मेशन टेक के एग्जाम होंगे। बिजनेस स्टडीज का एग्जाम 9 जुलाई, बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम 10 जुलाई, जियोग्राफी का एग्जाम 11 जुलाई और सोशियोलॉजी का एग्जाम 13 जुलाई को होगा। इसके अलावा उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के कारण जो एग्जाम नहीं हो पाए थे, उनकी तारीखें भी जारी हुई हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में फिजिक्स का एग्जाम 3 जुलाई को होगा। इसके साथ साथ अकाउंटेंसी का एग्जाम 4 जुलाई को होगा और केमिस्ट्री का एग्जाम 6 जुलाई को होगा। इंग्लिश इलेक्टिव एन, इंग्लिश इलेक्टिव सी और इंग्लिश कोर का एग्जाम 8 जुलाई को है। 14 जुलाई को पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होगा। 15 जुलाई को 4 एग्जाम होंगे, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और बायोलॉजी के। पूरी दुनिया कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में है। कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए दवा या वैक्सीन को लेकर कई जगह काम चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। बीबीसी के साथ विशेष बातचीत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेष दूत डेविड नाबारो ने कहा था कि लोगों तक वैक्सीन पहुंचने में 2.5 साल का वक्त लग सकता है। इसी बीच WHO ने कहा है कि ऐसा हो सकता है कि ये वायरस HIV की तरह ही दुनिया में मौजूद रहे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से आए इस बयान ने कई चिंताओं और सवालों को जन्म दिया है। WHO के एक शीर्ष अधिकारी माइकल रायन ने कहा कि हमें इसे लेकर और तैयार रहने की जरूरत है। संभव है कि कोरोना वायरस हमारे बीच से कभी नहीं जाए। उन्हें लगता है कि इसे लेकर कोई वादा नहीं किया जा सकता कि ये कब खत्म होगा। इसकी कोई तारीख नहीं है। ये बीमारी हम लोगों के लिए लंबे वक्त का संकट बन सकती है। रायन ने कहा कि जैसे HIV वायरस खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हमने इस वायरस के साथ जीना सीख लिया है। हमने इसके लिए थेरेपी और बचाव ढूंढ लिए हैं और अब लोग पहले जितना डर महसूस नहीं करते हैं। बीबीसी संवाददाता अनंत प्रकाश ने संक्रामक रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर जयप्रकाश मुलियली से ये समझने की कोशिश की कि WHO की ओर से आई सूचना को वो किस तरह लेते हैं। डॉक्टर मुलियली विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारी की बात से सहमत हैं। वे हर्ड इम्यूनिटी कॉन्सेप्ट के पक्षधर माने जाते हैं। वो मानते हैं कि लॉकडाउन लगाकर इस वायरस से निजात नहीं पाई जा सकती और इससे निजात पाने के लिए आपको हर्ड इम्यूनिटी की ओर जाना होगा। हर्ड इम्यूनिटी से मतलब है कि वो स्थिति जब किसी जगह की 60% जनसंख्या वायरस के संक्रमित होने के बाद उस वायरस से लड़ने में कामयाब हो गई हो। हालांकि इस प्रक्रिया में वक्त लगता है। साथ ही हर्ड इम्यूनिटी के आइडिया पर बात अमूमन तब होती है जब किसी वैक्सीनेशन प्रोग्राम से भी मदद मिली हो। हालांकि माइकल रायन HIV और कोविड-19 में जमीन आसमान का अंतर बताते हैं। जैसे कोविड-19 से बचाव के लिए कहीं ज्यादा कदम उठाने पड़ते हैं, इसके प्रसार को रोकने के लिए दुनिया भर की सरकारों को लॉकडाउन जैसे कदम उठाने पड़े हैं, लेकिन HIV को लेकर ऐसा नहीं था। HIV एक दूसरे को छूने से नहीं फैलता है, लेकिन कोविड-19 किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने और छूने से फैल सकता है। ये बात सही है कि कोरोना वायरस की तरह HIV की भी कोई वैक्सीन अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन HIV को लेकर लोगों के बीच एक बेहतर समझ विकसित हुई है। सरकारों से लेकर गैर सरकारी संस्थानों ने इसके लिए दशकों लंबे अभियान चलाए हैं, जो अभी भी जारी हैं। वहीं कोरोना वायरस के मामले में ये सब करना एक चुनौती है। सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों के बीच एक राय बनी हुई है कि इस तरह से जिंदगी आखिर कब तक जी जा सकती है और लोग इसके खत्म होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर मुलियली बताते हैं कि ऐसे बीमारियों के मामले में एक सामान्य लॉकडाउन वायरस के प्रसार की रफ्तार धीमी कर सकता है, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद संक्रमण तेजी से बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि इस स्थिति में हमें लोगों के मरने की संख्या को घटाना है और मौतों की संख्या घटाने का बस एक तरीका है कि लोगों को बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए। WHO की ओर से आई इस जानकारी के बाद लोग थोड़े निराश हैं, लेकिन डॉक्टर मुलियली बताते हैं कि अब भी उम्मीद की एक किरण बाकी है। वे कहते हैं कि जब जनसंख्या में इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता 60% के आसपास पहुंच जाती है तो कुछ समय के लिए इस बीमारी का संक्रमण रुक जाएगा।
लेकिन ये कहीं जाएगा नहीं। ये उसी तरह हमारे बीच रहेगा जैसे मीजल्स हैं, जैसे चिकन पॉक्स है। ये बीमारियां अब भी मौजूद हैं, बस धीमे धीमे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच रही हैं। इसे ही बीमारी का एंडेमिक स्टेज कहते हैं। हालांकि वैक्सीन पर अलग अलग देशों में जोरों शोरों से काम चल रहा है। सड़क पर पैदल चल रहे ये लोग कौन हैं, जिनके सवाल और जवाब दोनों मौन हैं? पूछो तो बस भूख, रोटी, डंडे की मार और घर बोल पाते हैं। बिना किसी शिकायत के बस पैदल चले जाते हैं। अधूरी यात्राओं के बीच इकलौता पूर्णवा के लिए हमको घर जाना है साहब। देश की संसद वाली सड़क से गांव की कच्ची सड़क तक मार्च से अब तक ये मार्च चालू है। बच चुकी थालियों में रोटी नहीं, आंधियों की रेत है। गांव में पेड़ की लकड़ी चीर कर लाठी काटी थी। गांव लौटते लोगों की खाल खींचते क्रूर हाथों में वो लाठी किसने बांटी थी? कितना कहा, दबी जबान में चिल्लाए भी, हमको घर जाना है साहब। खाई लाठी बोझ लादे पकड़े कान, घुटनों के बल भी रेंगे बेच के अपना सम्मान। अपने ही घर लौटने की मांगते हैं माफी। साहब, घर पहुंचने के लिए इतना नहीं है काफी? अब तो जाने दो, हमको घर जाना है साहब। इक्कड़ दुक्कड़ जैसे खेलों की रेखाओं से बच्चे खैराती गोलों में भागे। खाने को जब कुछ मिला नहीं, तसल्ली खाकर सोए बच्चे बीच नींद में जागे। जो न जागे उनकी नींद को चांद तक रहा था। रेल आकर चली गई। ये जो रोटी बची है साहब, ये कौन तक रहा था? शहरों में बैठ पलायन की आग सेकता हर हाथ खून से सना है। जैसे तैसे गांव पहुंचे तो लिखा था, प्रवेश सख्त मना है। न वो शहर अपना हुआ, न अपना हुआ ये गांव। साहब, सड़क पर चलते चलते अब छिल गए हैं पांव। हमको घर जाना है, हमको बस घर जाना है साहब। लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिलो दिमाग में है। वो बीमारी मजहब की बीमारी है। पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए बयान पर काफी विवाद पैदा हो गया है। गौतम गंभीर, युवराज सिंह, हरभजन सिंह और शिखर धवन जैसे क्रिकेटरों ने शाहिद अफरीदी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि वो ऐसे शब्द कभी स्वीकार नहीं कर सकते। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर की यात्रा के दौरान शाहिद अफरीदी ने खास तौर पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर कहा था कि उन्हें मजहब की बीमारी है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल और फिल्मकार अशोक पंडित ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए अफरीदी की आलोचना की है। एक वीडियो क्लिप में शाहिद अफरीदी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस समय दुनिया में बहुत बड़ी बीमारी फैली हुई है, लेकिन इससे बड़ी बीमारी मोदी के दिलो दिमाग में है और वो बीमारी मजहब की बीमारी है। मजहब को लेकर वो सियासत कर रहे हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर हमारे कश्मीरी भाइयों, कश्मीरी बहनों और बुजुर्गों के साथ इतने अरसे से वो आदमी जुल्म कर रहा है। अफरीदी ने मोदी का नाम लेकर कहा कि वो अपने आप को बहुत दिलेर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हैं डरपोक आदमी। लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिलो दिमाग में है। वो बीमारी मजहब की बीमारी है। मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं और हमारे ये 2 किलोमीटर पे जहां हमारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी बहनें, बुजुर्ग हमारे, उनके साथ जो इतने अरसे से जुल्म कर रहा है वो आदमी, इंशाअल्लाह उसको इस दुनिया में भी जवाब देना होगा। इस वीडियो क्लिप में अफरीदी ने कहा, इस छोटे से कश्मीर के लिए उन्होंने 7 लाख की फौज खड़ी कर दी है, जबकि हमारे पूरे पाकिस्तान की फौज 7 लाख की है। मोदी को ये नहीं पता कि हमारी 7 लाख फौज के पीछे 22-23 करोड़ फौज खड़ी है।
हम सब अपनी फौज के साथ हैं, मैं अपनी फौज को सल्यूट करता हूं। दूसरी ओर युवराज सिंह ने भी ट्वीट करके कहा कि ऐसे शब्दों को वो स्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में शाहिद अफरीदी के शब्दों से काफी निराश हूं। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और देश के लिए खेलने वाले क्रिकेटर के नाते ऐसे शब्द मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मैंने मानवता के नाते आपके लिए अपील की थी, लेकिन अब फिर ऐसा कभी नहीं करूंगा। जय हिंद। पूर्व क्रिकेटर और अब सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के सांसद गौतम गंभीर ने भी शाहिद अफरीदी के बयान पर नाराजगी जताई। उन्होंने ट्वीट किया, पाकिस्तान की 7 लाख फौज को 20 करोड़ लोगों का समर्थन। ये कहना है 16 साल की आदमी शाहिद अफरीदी का, फिर भी 70 साल से कश्मीर के लिए भीख मांग रहे हैं। गंभीर ने कहा कि उन्हें कश्मीर कभी नहीं मिलेगा, उन्हें बांग्लादेश याद रखना चाहिए। भारत के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने भी ट्विटर पर अफरीदी पर अपना गुस्सा निकाला है। उन्होंने लिखा है, इस वक्त जब सारी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, उस वक्त भी तुमको कश्मीर की पड़ी है। कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। पिछले साल आई अपनी आत्मकथा गेम चेंजर में अफरीदी ने गौतम गंभीर पर कई टिप्पणियां की थीं। अफरीदी ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि भारत के इस पूर्व ओपनर खिलाड़ी के साथ उनके रवैये को लेकर समस्याएं हैं। अफरीदी ने इसके अलावा लिखा था कि गंभीर का कोई व्यक्तित्व नहीं है और न ही उनके नाम कोई खास रिकॉर्ड है। इसके जवाब में गंभीर ने ट्विटर पर लिखा था, भारत अभी भी मेडिकल टूरिज्म के लिए पाकिस्तानियों को वीजा दे रहा है और वो खुद उनको मनोचिकित्सक के पास लेकर जाएंगे। 2007 में कानपुर में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए एक दिवसीय मैच में दोनों खिलाड़ियों को आईसीसी की आचार संहिता तोड़ने का दोषी पाया गया था। उस घटना पर अफरीदी ने कहा था कि 2007 एशिया कप के दौरान गंभीर रन लेते हुए उनसे टकरा गए थे, जिसके बाद अंपायर को ये मामला सुलझाना पड़ा। अफरीदी ने कहा था कि उस दौरान दोनों में जोरदार बहस हुई थी और दोनों ने एक दूसरे की महिला रिश्तेदारों पर बोला था। रविवार 17 मई को सरकार ने कोरोना महामारी को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन को 2 सप्ताह के लिए आगे बढ़ाने की घोषणा की। सरकार ने कहा कि लॉकडाउन अब 31 मई तक रहेगा। इस बीच क्या खुले रहेंगे और क्या बंद, इससे जुड़े अहम फैसले राज्य सरकारों को करने हैं। लॉकडाउन 4 से जुड़े बयान में गृह मंत्रालय ने कहा कि 31 मई तक कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए जारी राष्ट्रीय दिशा निर्देशों यानी नेशनल डायरेक्टिव्स का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होगा। दिशा निर्देशों की सूची में 12 बातें शामिल हैं जिनका पालन 31 मई तक करना बाध्य होगा। पहला, सार्वजनिक जगहों और दफ्तरों में फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दूसरा, सार्वजनिक जगहों पर और दफ्तरों के आसपास थूकना मना होगा। ऐसा करने वाले पर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के कानूनों के अनुसार जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर सजा भी दी जा सकती है। तीसरा, सभी के लिए सार्वजनिक जगहों और परिवहन में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। चौथा, शादी समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना जरूरी होगा। साथ ही ऐसे आयोजनों में अधिकतम 50 लोग ही एकत्र हो सकते हैं। पांचवा है अंतिम संस्कार या जनाजे में शामिल होने को लेकर। किसी के अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शिरकत कर सकते हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। छठा, सार्वजनिक जगहों पर शराब, पान, गुटखा और तंबाकू चबाना मना होगा। सातवां, लॉकडाउन 4 के दौरान जिन दुकानों को खुलने की इजाजत है उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि 2 लोगों के बीच कम से कम 2 गज की या 6 फीट की दूरी रहे। एक बार में दुकान में केवल 5 लोग ही खरीदारी कर सकेंगे। इन नियमों के साथ सरकार ने 5 नियम दफ्तरों के लिए भी बनाए हैं। इनमें से पहले नियम के अनुसार दफ्तर ये सुनिश्चित करें कि जितना हो सके कर्मचारी घरों से ही काम करें। इसमें दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को लेकर है। दफ्तरों, दुकानों, बाजारों और फैक्ट्रियों में कर्मचारियों के लिए काम के घंटे बांटे जाएं। तीसरा, दफ्तरों में प्रवेश करने और बाहर जाने की जगहों पर थर्मल स्कैनिंग की सुविधा, हैंड वॉश और सैनिटाइजर की उचित व्यवस्था की जाए। चौथा, बीच बीच में दफ्तरों या काम की जगह को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाए। साथ ही दफ्तर ये सुनिश्चित करें कि डोर हैंडल जैसी चीजें जिन्हें आम तौर पर अधिक लोग छूते हैं उन्हें भी बार बार सैनिटाइज किया जा रहा है। पांचवा, दफ्तर को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि कर्मचारियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। इसके लिए कर्मचारियों के बीच दूरी के साथ साथ लंच ब्रेक के नियम और शिफ्ट में काम करने जैसे कदम उठाए जाएं।
अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या है वो अब 90,000 के नजदीक तक पहुंच रही है। 14,80,000 से ज्यादा कंफर्म्ड केसेस हैं। यहां पर अमेरिका में बात चल रही है, बहस चल रही है कि इस वायरस को लेकर जो वैक्सीन है वो आखिर कब तक तैयार हो पाएगी। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि साल के आखिर तक वैक्सीन तैयार हो जाएगी और उन्होंने ये भी कहा है कि इस वैक्सीन को लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचाने के लिए मिलिट्री में तैयारियां भी चल रही हैं और इस वैक्सीन को जल्दी तैयार करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑपरेशन वॉर्प स्पीड की शुरुआत की है और इसमें जो टॉप एक्सपर्ट्स हैं अलग अलग एजेंसीज के, उन्हें शामिल किया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा है कि वैक्सीन हो ना हो अमेरिका वापस आ रहा है। उधर हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज सेक्रेटरी हैं एलेक्स एजार, उन्होंने कहा है कि अर्थव्यवस्थाओं को जल्दी खोला जाना चाहिए और हर बात वैक्सीन पर निर्भर नहीं करती। एलेक्स एजार ने यह भी कहा कि जिन जगहों को में जो बिजनेसेस हैं उन्हें दोबारा खोला जा रहा है, वहां पर कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो बढ़ते नहीं दिख रहे हैं। हालांकि इस बारे में कोई ट्रेंड देखना अभी जल्दबाजी होगी। उधर एक रिपोर्ट में कहा गया है कि करीब करीब सभी अमेरिकी राज्यों ने अपने यहाँ बिजनेसेस को एक हद तक खोलने और लोगों को आज़ादी के साथ आने जाने की अनुमति देनी शुरू कर दी है, लेकिन सिर्फ 14 राज्य ऐसे हैं जो अपने यहाँ अर्थव्यवस्थाओं को खोलते वक्त केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन कर पाए हैं। ये जो घोषणाएं हैं या फिर जो बातें कही जा रही हैं उन्हें कई जो एक्सपर्ट्स हैं वो नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से जोड़कर भी देख रहे हैं। लेकिन यहाँ जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि किसी वैक्सीन को तैयार करने में कम से कम 12 से 18 महीने लगते हैं और इससे कम वक्त में अगर कोई वैक्सीन तैयार होती है तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। और वैक्सीन को तैयार होने के बाद जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है या फिर उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें भी वक्त लगता है। तो उनका कहना है कि लोगों को चाहिए कि इस वायरस के साथ कैसे रहा जाए वो सीखना शुरू कर दें। यहाँ पर जाने माने एक्सपर्ट हैं डॉक्टर एंथनी फाउची, जो कि कोरोना वायरस टास्क फोर्स टीम है उसके सदस्य भी हैं। उनका कहना है कि जो वैक्सीन है उससे नुकसान भी हो सकता है क्योंकि कुछ वैक्सीन है वो इन्फेक्शन के जो नेगेटिव असर हैं उन्हें बढ़ा भी सकती हैं। विनीत खरे, BBC, वॉशिंगटन DC।